हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का सफलता जोन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज जीएस आरपीएफ जीएस सेट 9 का सेट 2 डिस्कस करने वाले हैं, मतलब पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे काफ़ी डिटेल में। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए बिना किसी टाइम पास के। 26वां नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 25 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। और एक और बात, जो लोग भी वीडियो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है? चपचार कूट बहुत ज़्यादा अभी तक इससे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो चपचार कूट जो त्योहार है वो मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में मनाया जाता है। चपचार कूट मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, और इस राज्य में एक राज्य पशु है जिसे सुमात्रन सिरो कहते हैं। राज्य पक्षी यहाँ का क्या है? ह्यूम के तीतर। और राष्ट्रीय पार्क है मोरलेन राष्ट्रीय पार्क। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का आधिकारिक राजदूत सर टॉमस रो किस सम्राट के समय मतलब दरबार में आया था? तो ये था आपका अकबर का बेटा। अकबर का बेटा कौन था? जहांगीर। ठीक है, एक्चुअली में जो पेपर लेके आया था, जो कागज लेके आया था, ठीक है, जो अधिकार पत्र लेके आया था, मतलब जो पत्र लेके आया था वो अकबर के नाम से लेके आया था, लेकिन अकबर उस समय तक मर चुका था। ठीक है, तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था। इसके बारे में पूरा कहानी दिया हुआ है। सर टॉमस रो 1615 में राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था और ये जहांगीर के दरबार में आया था। ये लोग को नहीं पता था कि अकबर मर चुका है। ठीक है, और इसका काफ़ी अच्छा स्वागत भी किया गया था। शाहजहाँ के बारे में पढ़ लेते हैं। शाहजहाँ 1628 से 58 तक रहता है। इसका नाम बचपन का खुर्रम रहता है और ये पुर्तगालियों को हुगली से खदेड़ देता है। ठीक है, इसके शासन काल को मुगल में वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, शाहजहाँ। इसके बाद जहांगीर आता है, सॉरी मतलब इसके बाद नहीं आता, इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली में पहले अकबर आएगा, फिर जहांगीर आएगा, फिर शाहजहाँ आएगा। ठीक है, क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले हुमायूं से भी पहले आएगा बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ। ठीक है, तो ये जहांगीर, जहांगीर का नाम क्या था एक्चुअली में? यही था शहजादे सलीम। जहांगीर को ही शहजादे सलीम कहा जाता था। ठीक है, इसी ने 5वें सिख गुरु को मरवाया था। क्लियर है, और कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो इसी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और ये कट्टर मुसलमान था। गुरु तेग बहादुर को, सिखों के 9वें गुरु जो थे तेग बहादुर, इनकी हत्या इसे नहीं करवाया था। ठीक है, क्यों करवाया था? इस्लाम नहीं कबूलने के कारण इसकी हत्या करवा दिया गया था। अब आते हैं अकबर में। अकबर 1556 से 1605, पानीपत का दूसरा लड़ाई इसी के समय हुआ था। महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाट का युद्ध इसी के खिलाफ हुआ था। इसने जजिया को समाप्त किया था, दीन इलाही धर्म का शुरुआत किया था और भू राजस्व प्रणाली, टोडर मल का बंदोबस्त जब्ती प्रणाली इसी ने चालू किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में डिस्कस कर रहे हैं। स्पीड नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। नेक्स्ट, नासिक को भारत की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो नासिक को एक्चुअली में किस चीज़ का राजधानी के रूप में जाना जाता है? शराब, सोना, संतरा, कपास। तो क्या होता है नासिक में? वैसे तो नासिक प्याज के लिए फेमस है, लेकिन एक और चीज़ शराब के लिए भी फेमस है नासिक। ठीक है, तो शराब के लिए भी नासिक फेमस है और इसीलिए इसे भारत की शराब की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में डैश शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ग्राम समिति और पंचायत समिति। तो ये हो जाएगा ग्राम समिति। ठीक है, कौन कौन शामिल है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यही तीनों शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा था तो बी आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा जब भी पंचायती राज से रिलेटेड आएगा तो बलवंत राय के बारे में जरूर पूछा जाएगा।
यही था बलवंत राय मेहता समिति। सामुदायिक विकास कार्यक्रम और विस्तार सेवा के में कामकाज की जांच करने के लिए मूल रूप से भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति थी। इस समिति का गठन 16 जनवरी 1957 को किया गया। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष थे वो थे बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए मुख्य सिफारिश की। इसके द्वारा अनुशासित त्रिस्तरीय प्रणाली क्या था? पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति और जिला स्तर पर जिला समिति। ठीक है, तो ये 3 याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है। बलवंत राय मेहता समिति की अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। पंचायत समिति कार्यकारी संस्था होनी चाहिए, जबकि जिला परिषद सलाहकार होना चाहिए। समन्वय और पर्यवेक्षी संस्था होना चाहिए। ठीक है, जिला कलेक्टर को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। इसने ये भी सिफारिश किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 30 नंबर, देशांतर को कितने समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? देशांतर, ठीक है, 360 डिग्री देशांतर होता है, सबको पता है। 360 डिग्री देशांतर होता है। ठीक है, और 1 डिग्री जाने पर कितना बढ़ता है? 4 डिग्री जाने पर 15 मिनट बढ़ता है। तो भागा दे दीजिए, 360 भागा ये 24 आएगा। अब यहाँ भागा दे के नहीं दिखाएंगे, काहे कि बोर्ड में मतलब मोबाइल में उतना अच्छे से होता नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 24। क्लियर है? तो पृथ्वी को देशांतर के आधार पर पृथ्वी को 24 क्षेत्रों में बांटा गया है ना, टाइमिंग के अनुसार। देशांतर के आधार पर पृथ्वी को 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, प्रत्येक समय क्षेत्र में 1 घंटे से भिन्न होता है। प्रत्येक क्षेत्र 15 मिनट चौड़ा होता है। ठीक है, यानी 15 डिग्री जाने पर, अगर आप जब मान लीजिए ये देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है, इससे अगर आप 15 डिग्री पूर्व में जाइएगा ना, तो ये 4 मिनट का अंतर आएगा। ठीक है, मान लीजिए ग्रीन बीच है, यहाँ 12 बजा है, तो यहाँ से अगर आप 15 डिग्री पूरब में जाइएगा इधर, तो 4 मिनट बढ़ जाएगा, और इधर जाइएगा तो 4 मिनट घट जाएगा। ठीक है, यही इसका कहानी है। समय निकट उदाहरण के लिए ये काम आता है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ठीक है, कौन सा स्थान सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ये है बेखालचू, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। क्लियर है? काफी डीप में क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग जानते थे तिब्बत, लेकिन तिब्बत में भी कौन सा जगह? तिब्बत में आपका बोखारचू, ये जगह का नाम है। ठीक है, यहीं से निकलता है सिंधु नदी। क्लियर है? पाकिस्तान में जाता है और अरब की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी? तो ये थी रमा देवी। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। ठीक है, वीएस रमा देवी पहली महिला चुनाव आयुक्त थी। इसके अलावा वह कर्नाटक की पहली महिला राज्यपाल भी थी। प्रतिभा देवी पाटिल की पहली महिला राष्ट्रपति बनती है, प्रतिभा पाटिल। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, और निर्मला सीतारमन ये आपकी बनती है, ये राजनीति और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। ये वर्तमान में वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, पता नहीं बुझाता है कि नहीं बुझाता है, लेकिन है। 32 नंबर, 33 नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा कब दिया था? तो ये दिया था 1916 में। गलत मार दिया। ठीक है, कब दिया था? 1916 में। ठीक है, 1916 में दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 2 समाचार पत्र इन्होंने स्टार्ट किया था, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। 1893 में गणपति महोत्सव का आयोजन किया था, और 1895 में शिवाजी महोत्सव का भी आयोजन किया था। तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्हें लोकमान्य की उपाधि से भी नवाजा गया था। और ये लाल बाल पाल जो बताए थे हम, गरम दल के नेता, इसी के ये एक थे। ठीक है, नेक्स्ट,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें होते हैं 5 सदस्य। मानवाधिकार आयोग NHRC इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए, कहीं फिर क्वेश्चन इससे आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग का उद्देश्य मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। NHRC की संरचना: आयोग में एक अध्यक्ष एवं 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 डिम्स सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसमें 5 गो सदस्य होता है, इतना याद रखें, ज़्यादा नहीं। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, ठीक है, इसको भी जान लीजिए। NHRC के सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 मानव सदस्य होते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य मनुष्यों को उल्लंघन से बचाना और उन्हें सभी अधिकारों प्रदान करना जिनके वे हकदार हैं। NHRC के पहले अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। ये करंट अफेयर हो गया, ये जीके हो गया। ठीक है, रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा। मिश्रा याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? ठीक है, दाब की इकाई नहीं है, तो ये क्या है? किलोमीटर, मतलब ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर मतलब मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, पास्कल ये भी दाब की इकाई है। कौन नहीं है, इसके बारे में पूछा था, तो ये नहीं है, केजी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, ओपेक। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय वियना में है। ओपेक का मुख्यालय वियना में है। क्या है ओपेक? ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक है। ठीक है, और इसे 14 सितंबर 1960 में बगदाद में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना अपने सदस्यों की पेट्रोलियम रणनीतियों के समन्वय को और उन्हें तकनीक और आर्थिक सहायता देने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना इसके पहले 5 सदस्य ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने की थी। ओपेक ने अब जनवरी 2020 तक इसके 13 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का वियना। बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन आता है। और ओपेक क्या है? ओपेक एक्चुअली में जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है उसका एक समूह है। क्लियर है? चलिए, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ का मुख्यालय है, जिसको हम लोग UN बोलते हैं, मतलब नाटो। यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स है। फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन। डैश को अक्सर पश्चिमी सभ्यता का उष्मायित्र यानी युग्म इनक्यूबेटर कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? ये भूमध्य सागर को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? ठीक है, ये सबको पता होगा, सूर्य देवता को समर्पित है। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित है। मकर संक्रांति एक हिंदू त्यौहार है जो पूरे भारत, नेपाल, बांग्लादेश में मनाया जाता है। इसे उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य देव को समर्पित है। यह त्यौहार हर वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है और यह कर्क रेखा से मकर रेखा में संक्रमण का प्रतीक है। इस दौरान लोग नदियों में पवित्र स्नान करते हैं, सूर्य देव की प्रार्थना करते हैं, तिलगुल, लड्डू और खिचड़ी जैसे पारंपरिक खाद्य का आनंद लेते हैं। ठीक है, और बिहार झारखंड में इसे तिल संक्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, तिलकुट चूड़ा का त्यौहार। विष्णु एक हिंदू भगवान है जिनकी भारत में भी व्यापक रूप से पूजा होती है। चलिए, नेक्स्ट, उस देश का पहचान कीजिए जिसे हवाओं का देश कहा जाता है।
ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे पवन चक्कियों का देश, उसी को हवाओं का देश कहा जाता है। तो ये है डेनमार्क। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर देता है, हमेशा जो आप याद कीजिएगा वो नहीं देगा, थोड़ा सा चेंज कर देगा। तो यही है, हवाओं का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, हवाओं का देश डेनमार्क को कहा जाता है। क्लियर है? अब डेनमार्क का दिया हुआ हवाओं का देश। नीदरलैंड को क्या कहा जाता है? पवन चक्कियों का देश। नीदरलैंड को पवन चक्कियों, हवाओं का देश डेनमार्क, और नीदरलैंड को पवन चक्कियों का देश। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है बहुत। इटली को जूते के आकार का देश कहा जाता है, जूता जैसा दिखता है इसीलिए। भारत को मसालों की भूमि कहा जाता है, चीन को मध्य साम्राज्य कहा जाता है, जापान को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को नीचे की भूमि कहा जाता है, ब्राजील को दुनिया का कॉफी का कटोरा कहा जाता है, न्यूजीलैंड को लंबे सफेद बाल की भूमि कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका को पिघलता हुआ कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा समय भी दे रहे हैं। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? ठीक है, तो ये किया था सोवियत संघ ने। किस देश ने देश का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है? तो ये किया है सोवियत संघ ने। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ, जिसे यूएसएसआर का नाम से जाना जाता था, इसने स्पुतनिक 1 का को अंतरिक्ष में भेजा। उपग्रह 29,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 96.2 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करने में सक्षम था। लॉन्च के वक्त इसका वजन 83.6 किलोग्राम का था, इसका व्यास 58 kg का था। ठीक है, ये सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 अक्टूबर 1957 को इसकी बैटरी खत्म होने के कारण इसका काम तमाम हो गया। नेक्स्ट 41 आम्रवलसा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम्रवलसा कहाँ होता है? एक्चुअली में केरल में होता है। आम्रवलसा कहाँ होता है? केरल में होता है। आम्रवलसा मानसून पूर्व वर्षा, ये केरल और कर्नाटक राज्यों में सामान्य घटना है। ये बारिश आमों को पकने में मदद करती है, इसीलिए इसका नाम आम्रवर्षा है। ठीक है, इन्हें अप्रैल की बारिश भी कहा जाता है। क्लियर है ना? पुष्प वर्षा, इसे चेरी ब्लॉसम या एक्सपेसो सावर के नाम से भी जाना जाता है। यह पवन क्षेत्रों के पास होता है। भारत में इस अवधि को प्रारंभिक मानसून कहा जाता है। चाय की बौछार, चाय बागानों के लिए मानसून पूर्व बारिश जरूरी है। इसे असम में चाय की बौछार के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे काल बैसाख के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बोलेंगे, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लगे, क्योंकि इसमें जीएस डिस्कशन करवा रहे हैं, है ना? तो थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लगे, क्यों? क्योंकि सिर्फ नॉलेज का बात बोल रहे हैं, इसमें हम कुछ ये नहीं करवा पा रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है ना? लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा सा कुछ मोटिवेशनल कोट्स वोट्स ला के कल से डालेंगे नेक्स्ट टाइम से। अभी फिलहाल इसको कर लेते हैं, उसके बाद अगला वीडियो से वो काम करेंगे। चलिए 42 का, कौन सा शहर 11 से 16 मार्च तक विश्व में के सबसे बड़ी साहित्योत्सव की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा? ये एक्चुअली में करेगा नई दिल्ली। ठीक है, ये नई दिल्ली करेगा। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 43 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर, इतना मस्त ऑप्शन दिया है ना कि कोई भी गड़बड़ कर देगा। इसीलिए बोलते हैं जनगणना का एकदम एग्जैक्ट याद कीजिए। जनगणना काफ़ी बोरिंग चैप्टर होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको करवाऊंगा डिटेल में, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका से करवाऊंगा। जब मैं चैप्टर करवाता हूँ तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीका से करवाता हूँ, लेकिन सेट डिस्कशन में थोड़ा सा क्या है ना, नॉलेज का मात्रा ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा नॉलेज देगा। इसीलिए पूरा देखिए। बहुत लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा धीरे धीरे हम बोल रहे हैं, समझा समझा के बोल रहे हैं तो भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक ना? ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इससे मिल रहा है। और यही आपकी, अगर आप लगातार सारा वीडियो देख लेते हैं ना, तो बता रहे हैं इससे इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जितना हम क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं। आपको एग्जाम भी देखिए, इसको देख के कोई एग्जाम भी देने जाइएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो इसीलिए कहेंगे पूरा देखिए। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सभी भारतीय स्तरों पर साक्षरता दर 74.0% था।
महिलाओं का था 65.46 और पुरुषों का था 82.14, और ये दोनों मिलाकर एवरेज 74.04 हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 24%, बहुत गंदा, बहुत गिरा हुआ। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 24%। सोचिए क्या है भारत का हालत, और इसमें बिहार नंबर 1 पर। ये सब चीज़ में बिहार नंबर 1 पर रहता है, नीचे से। ऊपर से केरल रहेगा, नीचे से बिहार रहेगा, अपना बिहार, है ना। मेघालय, केरल और मिजोरम में महिलाओं और पुरुषों के बीच साक्षरता दर का अंतर कम था। यह अंतर राजस्थान, झारखंड, दादर, नागर हवेली, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिक था। ठीक है, एक जनगणना जनसंख्या पर आधारित डेटा है। जनगणना क्या है? जनसंख्या पर आधारित डेटा है। भारतीय जनगणना में जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक डेटा शामिल है। यह प्रत्येक 10वें वर्ष के बाद समय समय पर आयोजित किया जाता है। पहली बार भारत में जनगणना 1872 में हुआ था, और पहली बार पूर्ण जनगणना 1881 में हुआ था। ठीक है, 1881 वाला मेयो के शासनकाल में, सॉरी 1872 वाला मेयो के शासनकाल में, 1881 वाला रिपन के शासनकाल में। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 44, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक अमोनिया और डैश के बीच अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यूरिया कार्बन डाइऑक्साइड के अभिक्रिया से तैयार होता है, नॉर्मल सब बात है। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त कहाँ हुआ था? मोक्ष का मतलब समझ में आता है, मृत्यु के बारे में ही बात होगा, तो पावापुरी में हुआ था। ठीक है, महावीर, भगवान महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, ये सब इसका कहानी है। 24वें तीर्थंकर थे। आगे बढ़ते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। हम लोग का जो पारसनाथ का पहाड़ी है उसी के नाम पर रखा हुआ है। 46, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, और इसका सबसे ज्यादा प्रमाणित समय है 2500 से 1700 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट, श्री राम मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्देश्य किस मंदिर में सुधार करना है? तो ये हो जाएगा जगन्नाथ मंदिर। सॉरी मतलब श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्देश्य किस मंदिर में सुधार करना है? पुरी जगन्नाथ मंदिर का है ये कहानी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? टमाटर में फॉर्मिक एसिड होता है, कौन गलत है ये बताना है। संतरे में साइट्रिक होता है, सही है। अंगूर में होता है टार्टरिक, सही है। बासी मक्खन में होता है ब्यूटरिक, सही है पहला वाला। टमाटर में फार्मिक नहीं होता है, फार्मिक होता है चींटी का डंक में। ठीक है, तो इसीलिए हो जाएगा टमाटर वाला गलत। टमाटर में होता है क्या? ऑक्जेलिक होता है टमाटर में। ठीक है, ये सब कहानी। अब किस में कौन सा अम्ल होता है इसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, तो सिरका, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। सिरका देखे होंगे आप लोग, जो इसको हम लोग विनेगर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? एसिटिक, दूध को फाड़ देता है तो एसिड रहेगा, तो दूध को फाड़ देगा। याद करने के लिए आप ये लगा सकते हैं। संतरा, इसको कैसे याद करेंगे? संतरा और खट्टे फल में होता है सिट्रिक एसिड। संतरा और खट्टे फल में होता है सिट्रिक एसिड। तो अपना दिमाग में इमेजिन कीजिए कि एक गरीब लड़का है, ठीक है, वो जा रहा है क्या? संतरा खरीदने या खट्टा फल खरीदने। खट्टा फल को हम लोग एक्चुअली में बासी कहते हैं। ठीक है, तो उस तो उसको बासी फल वो क्यों खरीदा? क्योंकि वो साइकिल से जा रहा है। ठीक है, गरीब है, साइकिल से जा रहा है, तो वो खट्टा फल खरीद रहा है। ठीक है, साइकिल से जाएगा तो खट्टा फल खरीदेगा। ऐसे आप याद कर सकते हैं, तुरंत याद हो जाएगा। तो संतरा और खट्टे फल में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। इमली में होता है और अंगूर में होता है टार्टरिक एसिड। इमली का जब भी हम लोग नाम लेते हैं तो मुंह में क्या आ जाता है? लाल। ठीक है, तो लाल से हम लोग याद रखेंगे टार्टरिक। इमली और अंगूर में क्या होता है? टार्टरिक एसिड। खट्टा दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। दूध से बना हुआ कोई भी सामान में लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल। अभी बता दिए इसको याद करने का तरीका। नींबू भी खट्टा होता है ना। चींटी के डंक में क्या होता है? फार्मिक एसिड। चींटी कहाँ होता है? फार्म में होता है, देखते हैं ना बगीचा उगीचा में, या फार्म में होता है चींटी। तो चींटी का डंक फार्मिक एसिड। बासी मक्खन ब्यूटरिक अम्ल। बिच्छू का डंक में मेथनोइक अम्ल होता है। बहुत ज़्यादा ये सबसे क्वेश्चन आता है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिच्छू का डंक मेथनोइक अम्ल, बासी मक्खन ब्यूटेरिक अम्ल, चींटी का डंक फार्मिक एसिड, नींबू का रस, नींबू और खट्टा
फल जो होता है उसमें होता है साइट्रिक एसिड, सिरका में होता है एसिटिक, और दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। दूध, दही, जो भी दूध से बना हुआ प्रोडक्ट है, लैक्टिक हो गया। ठीक है, इमली और अंगूर को देखते हैं तो क्या आता है, मुंह में पानी आता है, मुंह में पानी यानी लार, लाल से हो गया टार्टरी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है? राज्य कार्यपालिका, ठीक है, राज्य कार्यपालिका से संबंधित कौन है? तो ये है 153 से 67, 153 से 67 है राज्य कार्यपालिका से संबंधित। क्लियर है, ये सारा डिटेल दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना आयु होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 25 साल। ठीक है, भारत में किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 साल की उम्र पूरी करनी होगी, कोई उपाय नहीं है। अब यहाँ पर दिया हुआ पद और उससे संबंधित उम्र, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25, विधानसभा का 25, प्रधानमंत्री के लिए भी 25 और मुख्यमंत्री के लिए भी 25। क्लियर है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 चाहिए और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए भी 30। ठीक है, देखिए जैसे लोकसभा, विधानसभा, ये सब क्या होता है, थोड़ा सा युवा लोग इसमें होना चाहिए, तो इसीलिए 25 दे दिया। राज्यसभा में थोड़ा सा अनुभवी लोग होना चाहिए, क्या है कि लोग का मेन काम एक्चुअली में होता है कानून बनाना, और कुछ खास काम नहीं होता, तो इसीलिए यहाँ पर 30 वर्ष दे दिया। अब जो बड़ा बड़ा जो पदाधिकारी होंगे, जैसे राष्ट्रपति, देश का पहला नागरिक, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब 35 वर्ष की इनका आयु होना चाहिए। सरपंच बनने के लिए 21 साल होना चाहिए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। बस खत्म हो गया, 50 क्वेश्चन हम लोग का खत्म, दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा दोनों वीडियो को, काफ़ी ये आपका नॉलेज का पिटारा है। चलिए आज के लिए इतना ही, जय श्री राम, धन्यवाद।